इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहयोगी हैं IIS यूनिवर्सिटी जयपुर और छाबड़ास अ मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट एंड टेक अवे। कभी जमीन के एक टुकड़े पर कुछ उगाकर देखो, समझ जाओगे किसान का दर्द। एक बार खेत में हल चलाकर देखो। कभी जाड़े की रातों में खेतों में पानी में गलकर देखो, समझ जाओगे किसान की मेहनत। तपती धूप में कभी जलकर देखो। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम साहब। हमारा किसान एक बार फिर हैरान है, परेशान है। बड़ी उम्मीदों के साथ उसने ये सोचकर प्याज बोया था कि अफगानिस्तान में तालिबानी उठापटक के कारण इस बार देश में प्याज की मांग बढ़ेगी और हम लोग प्याज उगाकर लोगों को प्याज की कमी भी नहीं आने देंगे और हो सकता है कि कुछ मुनाफा भी कमा लें। परंतु किसान के भाग्य में सुख कहाँ, उस किसान के भाग्य में चैन कहाँ। महंगे दामों में प्याज के बीज खरीद कर बो तो दिया है, पर जलेबी नाम के रोग ने सब कुछ चौपट कर दिया है। जी हाँ, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। किस प्रकार से इस जलेबी रोग के कारण हमारे किसान परेशान हैं, किस प्रकार से उनकी कोई भी सुध नहीं ले रहा, किस प्रकार से सरकार भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। मतलब कि राम भी रूठा है और राज भी रूठा है। आज इसी पे बात करेंगे। देखते रहिए। राम राम साहब। जी हाँ, ये समस्या है अलवर ज़िले की। अलवर ज़िले के किसानों ने प्याज बो दिया और प्याज बोने के लिए उन्होंने अच्छी अच्छी किस्म के बीज मंगाए। बहुत महंगे दाम पे उन्होंने बीज मंगाए। कोई 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तो किसी ने 7200 रुपये प्रति क्विंटल पे बीज मंगाया, उसे बो दिया। बहुत उम्मीद के साथ उन्होंने प्याज बो दिया, परंतु ये प्याज ऐसा निकला जो उगने से पहले ही किसानों के चेहरे पर आंसू लेकर आ गया। आइए सुनते हैं क्या है किसानों के हाल, उन्हीं की जुबानी क्या कह रहे हैं हमारे किसान। देखते। ये अब की बार तो कोई नया ही रोग है, जलेबी रोग बता रहे हैं। ये है कि शुरुआत में तो थोड़ा ही आता है, लेकिन बाद में सारे खेत में फैल जाता है और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। दवाई दे ली, लेकिन लगभग 60-70% गांव की फसल है वो खराब हो चुकी है। ये जो अगेती प्याज है उनके अंदर 60-70% गांव के अंदर है। अभी तो आसपास के सब गाँव में ये गल का रोग चालू हुआ पड़ा। ये जलेबी वाला रोग बोलते हैं। जो दवाई बताई जो सारी डाल। ये बीज है जिंदल महादेव, ये खरीदा 7,000 रुपये 6 कुंटल एक बीज। खाद डाले, जैम डाली, 6,000 रुपये की मजदूरी लगे, 70,000 का खर्च। मैंने 24 अगस्त को ये प्याज लगाई थी। 24-25 अगस्त को 2 दिन में मैंने पूरी प्याज की बुआई करवा दी थी। हाँ जी। 26 अगस्त 3 दिन के अंदर, जिसमें करीब मैंने एक साथ प्याज लगा दी थी। 15-16 बीघा जब लगाई थी हमने, उसमें कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। प्याज काफ़ी अच्छी फूट रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। जो लोग देखने वाले थे उन्होंने कहा कि यार प्याज आपकी बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके बाद बारिश का दौर शुरू हुआ, बारिश कंटिन्यू आई और बारिश आने के बाद थोड़ा सा प्याज में पीलापन का जो शिकायत है वो शुरू होने लग गया। तो शुरू में हमें लगा कि यार ये जो पीलापन जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, जैसे पहली बार जब मैंने देखा खेत में इतनी सी दूर में था, सिर्फ इतना सा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5x2 के एरिया में, 5x2 के एरिया में उधर उस कॉर्नर में था, एक इस साइड में था। तो मैंने देखा तो मुझे लगा शुरू में तो यार ये शायद कोई कुत्ते वगैरह आकर के लोटपोट मचा गए होंगे। लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं। मैंने अपने यहाँ पे कृषि के जो कृषि केंद्र है हमारे यहाँ पे, गोपाल जी भाई, उनके पास गया, उनको बुलाया मैंने और उन्होंने देखा तो बताया कि यार इसमें तो रोग आ गया है। कुछ ही समय बाद ये जो प्याज काफ़ी तीव्र गति से फैलने लग गई। देख रहे हैं कि लगभग 40% के आसपास खेती खत्म हो चुकी है। 40-50% के आधी से ज़्यादा हो चुकी है, 50% नहीं, वैसे तो मुश्किल से यहाँ पे 20-30% प्याज बची हुई है कि शायद अभी थोड़ा सा इसमें रुकावट लगी हुई है। क्योंकि गोपाल जी के माध्यम से हमें कुछ दवाइयों का एक डॉक्टर के द्वारा उन्होंने पूछ के बताया और उन दवाइयों का हमने कुछ स्प्रे करवाया तो थोड़ा उससे रुकावट मिला है, लेकिन उससे पूर्ण अभी संतुष्टि हमें नहीं हुई है। तो हम मांग करेंगे कि हमें सरकार या जो भी कृषि विशेषज्ञ हैं, हमारे जो होने वाले जो लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है यहाँ पे किसान भाइयों को, उस किसान भाइयों के नुकसान को देखते हुए कुछ राहत कार्य प्रोवाइड करवाएं। अन्यथा किसानों की हालत ऐसी हो जाएगी कि शायद इतना महंगा बीज खरीद करके लगाया, मजदूरों से लगवाया, उसके बाद खाद पानी बाव वगैरह लगवाना, ये सारा मतलब 1 बीघा पे कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा बैठ रहा है।
जी हाँ, क्यों आज हम इस जलेबी रोग को लेकर राम राम सा में हैं उसका कारण भी आपको बताते हैं। अलवर जिले के 2 युवा हमसे संपर्क करते हैं, बताते हैं किसानों की इस समस्या से बहुत ज़्यादा आहत हैं। वो आकर संपर्क करते हैं कि किसी प्रकार से हमारी आवाज़ को आप सरकार तक पहुंचाइए, कुछ ऐसे एक्सपर्ट से हमें बात करवाइए जो कि इसका समाधान जानते हों। गोपाल जी हमारे साथ हैं। गोपाल जी अलवर से हैं और उनके साथ में कृष्ण जी हैं जो कि स्वयं एक किसान हैं, किसानों के खेतों में जाते हैं। गोपाल जी, क्या है जलेबी रोग? सबसे पहले आपको कहां से पता चला कि इस तरह का रोग जो है वो अलवर के खेतों में होने लगा है? जी राम राम सा प्रोग्राम में सबको धन्यवाद। मैं पहले A1 टीवी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारी जो दरख्वास्त है, हमारी एक समस्या है उसका निवारण करने के लिए, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए हमारी बात सुनी और आज ये कितना बड़ा प्रोग्राम रखा है जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएंगे। हर देश के या राजस्थान के प्रत्येक कोने तक, हर किसान तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे। मैं बात करना चाहूँगा जलेबी रोग। जलेबी रोग एक ऐसा रोग है जिसके लिए किसान के जो प्याज की जो फसल है, ठीक है, उसके लिए यानी कि एक महामारी का रूप ले रखा है। ऐसा अपन बोल सकते हैं भाई प्याज के लिए दूसरा कोरोना उत्पाद यानी कि कोरोना ही आ गया है। जिससे क्या होगा कि जो प्याज है, जो प्याज की जो आलर होती है, वो आल क्या होती है कि धीरे धीरे मुड़ने लग जाती है और जमीन पर गिरने लग जाती है और पीलापन दिखाई देने लगता है, जिससे वो क्या होता है कि गलन पैदा होती है। जी, आपको जैसा कि आपने कहा कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं, इसी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, और क्योंकि हमारे साथ में कृषि अधिकारी को भी हमने साथ में जोड़ा है, पिंटू मीणा पहाड़ी हैं जो कि अक्सर लोगों को बताते रहते हैं किस प्रकार से खेती करें, अक्सर लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं और फ़ोन पर भी लोगों को बताते रहते हैं। वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिंटू जी नमस्कार। आज का ये जो कार्यक्रम है उसके लिए राम सा के सभी दर्शकों को नमस्कार। राम जी पिंटू जी, समस्या आ गई है अलवर ज़िले में। अलवर ज़िले में जिन्होंने प्याज बोया वो लोग कहाँ तो जलेबी ये सोच के प्याज बोया था कि जब प्याज बिकेगा तो जलेबी खाएंगे, लड्डू खाएंगे, परंतु अब एक ऐसी जलेबी आ गई है जो कि लोगों को प्याज के आंसू रुला रही है। आप सरकारी अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी हैं, लोगों की मदद करते हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या है ये रोग? सुनील जी, इसको लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो रोग है ये अभी सिर्फ जलेबी रोग ही नहीं आया है, वहाँ पे 2-3 बीमारियां और भी आई हैं, जिसमें एक तो एंथ्रेक्नोज भी है और जलेबी या जिसको पत्ती मोड़क जो बोलते हैं, इसको टेक्निकली हम लोग ट्विस्टर ब्लाइट के नाम से जानते हैं जी। और एक और आया है कंद सड़न, जो अपना प्याज के जैसे जो गांठ होती है वो भी सड़ने लगी है जी। ये जो मेजर प्रॉब्लम आई है ये सिर्फ ये जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, जैसे कि लेट तक बरसात हो रही है, सितंबर के महीने में आपने देखा होगा कि अभी भी बरसात कई जगह हो जाती है, और ये जो बरसात है इसकी अधिक नमी की वजह से ये प्रॉब्लम, फंगस का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ा है जी। इसको लेकर के कृषि विभाग पूरी तरह से जागरूक है। आपने देखा होगा हाल ही में उप निदेशक कृषि आदरणीय PC मीणा साहब ने एक एडवाइजरी जारी की है और उसमें किसानों से उन्होंने एक पंपलेट पोस्टर बैनर के माध्यम से और वहाँ छोटी छोटी गोष्ठियां करके भी किसानों को जागरूक किया है कि किस तरह से इस रोग से बचा जा सकता है जी। इसके अलावा जो वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने भी वहां से एक एडवाइजरी जारी करके और किसानों को जागरूक किया है कि इस रोग से बचने का क्या तरीका हो सकता है और किस तरह से इस रोग को पहचाना जा सकता है। इन सब पे लेकर के कृषि विभाग पूर्णतः सजग है और बहुत एक्टिव रूप से काम भी कर रहा है। लेकिन ये क्या है, मौसम का बड़ा परिवर्तन है और प्रकृति से आप सब जानते हैं कि प्रकृति से एक साथ जो चुनौती है उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि पहले के वजह जैसे जैसे मौसम में सुधार हो रहा है, इस रोग में भी कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं किस तरह से इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या मुख्य बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए इस पे काम करें, तो शायद इस रोग से हम बच सकते हैं। कृष्ण जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पिंटू जी, आइए जानते हैं उनसे कि कितनी फसल का नुकसान हुआ है। पिंटू जी, कितना प्याज बोया गया था? मैं आपसे जानना चाहूंगा कृष्ण जी, कितना प्याज बोया गया था और कितने का नुकसान इस समय पर नजर आ रहा है अलवर में? नमस्कार सर जी, मैंने 20 बीघा प्याज बोई थी जी, उसमें 70% के आसपास प्याज नष्ट हो गई है जी। एक तरह का झुलसा वगैरह ऊपर से आ गया उन पे जी, और 70% प्याज नष्ट हो गई जी। तो उसका गोपाल जी, अलवर में ही ये चीज क्यों है सबसे बड़ी बात? क्योंकि प्याज तो कई जगह बोया गया है, अलवर जिले में ही ये समस्या क्यों आ रही है?
जी सर, मेरे को ऐसा जहाँ तक मेरे को देखने को लगा है, देखने पर पता चला है कि जो अलवर में जो बाहरी जो बीज आया है जी, उस बीज में ही शिकायत ज़्यादा देखने को मिली है, बजाय यहाँ के जो लोकल बीज है उसके बजाय। बाहर से जो बीज आया जैसे नासिक से या गुजरात से काफ़ी दूर से, यानी कि यहाँ पे बीज सप्लाई होता है, जिससे में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिली है। पर पिंटू जी, यहाँ पर फिर से बात यही आती है कि अक्सर बीज तो किसान खरीद के लाता है अच्छे से अच्छा वाला, बढ़िया से बढ़िया बीज खरीद के लाता है, पैसा खर्च करता है, 7,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से सुना है बीज वहाँ पे लाया गया है। और वही बीज जब इस प्रकार से धोखा दे जाए, उसी बीज में इस तरह से कीड़ा लग जाए, उसी के कोई रोग लग जाए, तो किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। क्या कारण है कि आप लोगों ने इतनी एडवाइजरी जारी की है, जैसा कि आपने बताया सरकारी विभाग ने, परंतु उसके बाद भी किसान को संतुष्टि नहीं है, उसे ये भरोसा नहीं है कि वो इस समस्या से निकल पाएगा? सुनील जी, एक चीज और मैं किसान भाइयों से बार बार अक्सर कहता हूँ, और अपन आप भी देखते हैं, अपन सोशल मीडिया के माध्यम से भी जितना हो सकता है प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते हैं जी। अब जब ये प्रॉब्लम आई है तो ये सिर्फ अलवर में ही नहीं है, दूसरी जगह भी, जैसे मैं धौलपुर में कार्यरत हूँ, तो धौलपुर में जहाँ किसानों ने लगाया उनके साथ भी समस्या है। दूसरी जगह कहीं प्याज, क्योंकि ये मौसम की वजह से है, सीड की प्रॉब्लम नहीं है। बीज एक अलग बात है, लेकिन जो देशी बीज हमारे हैं, जो लोकल उस एटमॉस्फेयर में उगाए जाते हैं, वो थोड़े रेसिस्टेंट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का परिवर्तन उनमें आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत देखने को कम मिला होगा, लेकिन प्रॉब्लम सब जगह है, सारे बीजों में ही ये बीज की समस्या नहीं है, ये मौसम की वजह से है। दूसरा, अब जब ये प्रॉब्लम आई है तो हमारे किसान भाइयों को, जैसे हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात करते हैं जी, तो हमारे किसान भाइयों को हम बार बार जागरूक करते हैं कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ लें, और यदि बीमा का आप लाभ लेते हैं तो उसका सीधा सीधा फायदा, जैसे अब जो बीमारी आई है तो उसका आपको जो मुआवजा है वो भी मिलेगा। लेकिन कुछ किसान भाई भी थोड़ा सा उससे प्रॉपर तरीके से बीमा वगैरह की जानकारी का भी अपन कह सकते हैं, या उनका रुझान भी थोड़ा कम रहता है। इसलिए अपने राजस्थान में विशेष तौर से मैं बात करूंगा भरतपुर संभाग की, तो भरतपुर संभाग में बीमा का लाभ बहुत कम लोग ले रहे हैं। इधर हम बात करते हैं जैसे हनुमानगढ़ गंगानगर की, तो अभी पिछले सालों का आप जब देखेंगे तो जो मुआवजा है वो मुझे लगता है राजस्थान का लगभग पिंटू जी आप सीधे मुआवजे की बात कर रहे हैं, पिंटू जी आप सीधे मुआवजे की बात कर रहे हैं या बीमे की बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई में इसका कोई समाधान नहीं है? क्या कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे कि अभी भी इसे रोका जा सके, इस चीज को कुछ कम से कम किसानों को कुछ राहत मिले? बिल्कुल, इसको कंट्रोल करने के लिए अपन जो दवाएं हैं मैं उनके बारे में ही बात करूंगा अभी। उसमें जैसे अपन लोग एक कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब दवा आती है, दोनों एक साथ ही, ये केमिकल नाम है कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, ये दोनों एक ही पैकेट में आपको मिल जाएंगे। इस दवा को लेकर के 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, यानी कि 15 लीटर की टंकी है तो 30 ग्राम दवा आप उसमें मिलाएं। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। स्प्रे की जगह हम ड्रेंचिंग करें, और ड्रेंचिंग और स्प्रे में क्या अंतर है? स्प्रे में तो क्या, थोड़ा सा आपने पानी छिटक दिया, ठीक है। ड्रेंचिंग का मतलब है पूरी तरह पौधे को भिगो दो, जैसे बरसात में पानी से भीगता है ना पूरी तरह से, उस तरह से पौधे को भिगो दो। और भिगोने के बाद में आप देखेंगे कि उस पौधे में आपको नुकसान कम देखने को मिलेगा, या बीमारी कंट्रोल होती है, क्योंकि फंगस है और फंगस को ये कंट्रोल करता है। तो हमारे किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, 1 बीघा में कम से कम आप 5-6 टंकी पानी कम से कम डालें। इसके अलावा दूसरी जो दवा है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP में एक दवा आती है, उसको भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। दोनों में से किसी एक को ले लें। यदि ये दोनों आपको उपलब्ध ना हो पाए, और ये थोड़ी दूसरी जो दवा है वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, इस बीमारी में बहुत ज्यादा असर इसका देखने को मिला है, तो उसका भी मैं नाम आपको बता देता हूँ जी। इसका नाम है एजेस्ट्रोविन जी। एजोस्ट्रोविन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 8.3% एसटी को 1 ml दवा को 1 लीटर पानी में मिला करके, यानी कि ये 1 ml दवा 1 लीटर पानी में आपको मिला करके, इसका यदि आप ड्रेंचिंग करते हैं तो आपका जो जलेबी रोग है, एंथ्रेक्नोज है, उसके अलावा जो सड़न है, कंद सड़न, इसमें काफी हद तक राहत देखने को आपको मिलेगी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी। आपसे इसी जानकारी के लिए हमने आपको जोड़ा, इस कार्यक्रम में हमने आपको जोड़ा, जिससे कि राजस्थान के किसान या अलवर ज़िले के किसान या भरतपुर संभाग के किसान जो इस समस्या से परेशान हैं, कम से कम उन्हें कुछ राहत मिले, वो प्रयास करें अपने फसल को बचाने की। जब भी हमारा किसान परेशान होता है, जब भी हमारा किसान किसी समस्या में होता है, तो उस समय हम उसके साथ खड़े होते हैं। राम सा की यही मुहिम है, राम सा का यही प्रयास है। हमसे किसान कृष्ण कुमार ने जब संपर्क किया और कहा कि उनके क्षेत्र के किसान इस समय परेशान हैं, जलेबी रोग से परेशान हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, कोई उनसे बात नहीं कर रहा, कोई उनके कांधे पर हाथ नहीं रख रहा, तो हमने उन्हें राम सा में बुलाया और कहा कि हम आपको बात करवाएंगे कुछ विशेषज्ञों से, हम बात करवाएंगे कुछ एक्सपर्ट से, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। गोपाल जी, आप बता रहे हैं कि अलवर में इस समय इतनी सारी परेशानियां हैं, तो अब तक उन्हें क्या इलाज बताया गया किसानों को? अब तक उन्हें क्या बताया गया जिससे कि वो इस बीमारी से निजात पा सकें, या कुछ उन्हें थोड़ा सा महसूस हो सके कि हाँ, सरकार हमारे साथ है? जैसे अभी अपनी थोड़ी देर पहले कृषि अधिकारी जी महोदय से बात हुई थी, उन्होंने हमें ज्ञात करवाया था कि हमने जैसे अपन एक तो कार्बन जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अपन उसमें यूज कर सकते हैं, उसी के साथ कार्बेडाइजेम प्लस मैनकोजेब का अपन उसमें यूज कर सकते हैं, जो लगातार किसान उस चीज का यूज कर रहे हैं। हमने भी काफी लोगों को उसकी सलाह दी है और उससे लगभग हम बात करते हैं कि 10 से 15% तक तो फायदा आ रहा है, लेकिन उससे काफी फायदा नहीं मिल पा रहा है। जितने की अपन उम्मीद करते हैं उतना फायदा उससे नहीं मिल पा रहा। एक अपन जो किसान है या हम लोग हैं, सभी लोग ये अपेक्षा करते हैं कि अपन ने दवा ले ली, उससे अपने को ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, जबकि उतना फायदा उससे नहीं मिल पा रहा। जैसे बात की 10 से 15% का फायदा तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये तो खराब होती चली जाएगी। जी साहब, बिल्कुल, ये तो न के बराबर फायदे के बराबर दिखता है। ये तो अपन बात करते हैं सामान्यतः अगर मौसम परिवर्तित होता तो भी ये तो फायदा नजर आता, लेकिन लगातार मौसम बिगड़ता ही जा रहा है। अगर अपन दवाइयों का भी ज्यादा सेवन करते हैं तो बारिश आती है तो दवाई का भी उससे ज्यादा विशेष इफेक्ट या प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। जी, चलिए, हमारे साथ एक और किसान इस समय जो कि जैविक खेती करते हैं, पद्म श्री जगदीश पारिक जुड़े हुए हैं, जो कि जानते हैं किस प्रकार से इस प्रकार के रोगों से हम जैविक विधि से उनसे मुक्ति पा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार जगदीश जी। नमस्कार सर। नमस्कार। राम सा। राम सलाम। हमारा किसान परेशान है। अलवर जिले और धौलपुर जिले के जो किसान हैं, उनके खेतों में जलेबी नामक रोग घुस गया है। प्याज की फसल लगातार खराब होती जा रही है कोई समाधान जो कि जैविक विधि से इन किसानों को मुक्ति दिला सके इस समस्या से? जी सर, ये जो मौसम बदल रहा है ना, बरसात लगातार हो रही है जी, इससे इनके पत्तों के ऊपर से जो एक कथिया कलर के पत्ते हो करके वो जलते हैं जी, पत्ते जी, उनमें ग्रोथ रुक जाती है जी। तो इससे निजात पाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है जी, ये जो लाइम स्टोर होती है ना, चूना जिसे व्हाइट वॉश करते हैं जी जी, 1 किलो चूने को 1 किलो उसको 4 किलो पानी में डालें जी, कली को जी, और कम से कम 24 घंटे तक रहने दें उसको जी, और उसमें 1 किलो में 200 ग्राम नीला तोता कॉपर सल्फेट डाल करके और उसको हिलाते रहें जी। हिलाने के बाद में 2-3 दिन बाद में जी, उसमें 1 लीटर के हिसाब से भर करके और 1 टंकी में डाल करके ऊपर स्प्रे करें जी। पहला तो है ये जी। दूसरा है 4 किलो गाय की छाछ, उसमें 4 किलो में 50 ग्राम राई जी और 50 ग्राम नमक जी, और उसमें तांबे के तार करीब 200 ग्राम का कम से कम वजन हो, उनमें वो डाल दे और उसको धूप में डालें, दिन में 2-1 बार हिलाएं जी, और उसका वो भी 1 लीटर 1 टंकी में डाल करके उसका स्प्रे करें जी। तीसरी बात ये है कि ये जो तंबाकू है, तंबाकू में होती है निकोटीन जी, और साबुन में होता है सोडियम जी। तो निकोटीन प्लस सोडियम इजिकल टू डायथीन M45 वो ही काम करेगा जो डायथीन M45 करता है, लेकिन ये जैविक में नहीं आने की वजह से तंबाकू को 24 घंटे के लिए भिगो देंगे और भिगोने के बाद में उसको मथलेंगे, मथने के बाद छान लेंगे, एक अलग से बर्तन में गुड़ का पानी बनाएंगे और गुड़ का पानी बना करके वो गुड़ का पानी तंबाकू में डाल करके मिश्रण करेंगे, तब उसमें हाथ न लगाए, क्योंकि इसकी जो रासायनिक क्रिया है वो बदल जाती है और हाथों में नाखूनों में कुछ बीमारी होने का संदेशा रहता है। उसको भी 1 लीटर पानी में डाल करके और उसके ऊपर स्प्रे करें। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो स्प्रे होता है वो 8 दिन से फिर दोबारा हो, हर 8 दिन में
8 दिन के दरमियान फिर दोबारा ये स्प्रे हो जी। इस तरह से ये जो अपना जो परंपरागत जो तरीके हैं जो हमारे बुजुर्गों से चले आ रहे हैं वो इसमें इस तरह से निजात दिला सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। आपके इन्हीं तरीकों को जानने के लिए आज हमने आपको हमारे स्टूडियो में फ़ोन के माध्यम से इनवाइट किया। हो सकता है आपकी बात हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे और उन्हें किसी तरीके से इस समस्या से निजात मिले। क्या कहते हैं गोपाल जी, क्या आपको लगता है जैविक विधि से जिस प्रकार से तरीके बता रहे हैं उससे आपका जलेबी रोग आपके खेतों से दूर हो सकता है? हाँ जी, मैं जगदीश जी की बात से सहमत हूँ। जैसे कि जगदीश जी ने बताया कि जैसे कली जो अपन चूना बोलते हैं उसको पानी में भिगो ले और उसमें नीला तोता मिलाते हैं, ठीक है, तो ये भी यानी कि जो उपयोग है काफी किसान कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा भी है ये चीजें कि काफी किसान इसका उपयोग ले रहे हैं, ठीक है। इससे भी यानी कि लेकिन इससे ज्यादा यानी कि लंबे समय इसमें यानी कि खूब लंबा समय लग रहा है जो यानी कि किसान अगर सोचता है तो इतना समय उसमें नहीं लगना चाहिए। तो ये एक जैविक पद्धति होने के कारण, क्योंकि किसान ने पहले कई प्रकार के केमिकल्स उसमें डाल रखे हैं, यानी कि अपन बात करें तो यानी कि बीघा में कुंटलों के हिसाब से डीएपी उसमें डाल रखा है कि नहीं। तो अगर डीएपी वगैरह उसमें इतना डाल रखा है तो ये जो जैविक पद्धति है इससे जो फायदा है वो एक धीरे और एक स्लो प्रोसेस में प्राप्त हो रहा है या देखने को मिल रहा है। मतलब कि अगर किसी ने जैविक विधि से प्याज उगाए होंगे तब तो उस पर ये असर कर जाएगा, ये काफी देखने को मिलेगा, उससे काफी रिलीफ या काफी हद तक फायदा अपने को मिल सकता है। जी, क्या कहते हैं कृष्ण जी, आप क्या कहते हैं? जो आपको इस समय समाधान बताए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है इन सबको अपनाकर किसान थोड़ा सा उसे कुछ राहत मिल सकती है? हाँ जी सर, इनसे थोड़ा राहत मिल सकती है जी। मैंने भी ये उपाय गोपाल जी से पहले करवाया था, दवाई वगैरह भी ली थी इनसे जी, तो जिनमें मेरे को ज़्यादा नहीं 30% फ़ायदा मिला जी। और जो नष्ट हो गया वो बिल्कुल नष्ट ही हो गया था प्याज, उसमें कोई फ़ायदा नहीं था, बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। हाँ, मैं करसन जी को एक सलाह और देना चाहूँगा। जैसे करसन जी ने ये जो के अपन बात करें चूने और जो नीला होता है इसका जो सेवन किया था, इससे पहले करसन जी ने काफ़ी केमिकल्स डाल दिए थे जिसकी वजह से जो ये नुस्खा था ये इतना काम इफेक्टिव नहीं हो पाया था और इनकी प्याज पहले ही बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन जो बची हुई प्याज है वो इनकी काफ़ी हद तक ठीक थी। मैं इनसे ये एक सलाह देना चाहूँगा जी। और क्या आपको लगता है, क्योंकि आप सभी किसानों के साथ जाते हैं, उन्हें सलाह देते हैं तरह तरह की, एक बाइट में हमने सुना कि गोपाल जी ने जो चीज़ें बताई वो हमने की तो उसके बाद काफ़ी फ़ायदा मिला। जी सर, मैं ये कहूँगा कि मैं पिछले 15 दिन से लगातार किसानों के संपर्क में रहा हूँ। जैसे मैंने मेरे दैनिक जीवन को भी कम समय दिया है, उससे ज़्यादा मैंने किसानों को समय दिया है। वो इसीलिए कि मैं किसानों के दर्द को समझ सकता हूँ कि आज अपने सामने किसान एक बड़ा आंदोलन भी बैठा है, उसके बाद में भी अगर जो किसान बचे हैं वो खेती कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, अगर उसके साथ भी अगर हम खड़े नहीं होंगे, अगर मेरे जैसे युवा साथी उसके साथ काफ़ी हद तक खड़े नहीं होंगे तो हम किसानों की समस्या को कभी भी समझा नहीं पाएंगे। तो मैं इस वजह से किसान भाई हैं जो कि वाकई में हमेशा हर समय किसानों के साथ खड़े रहते हैं, उनका अपना तरीका है किसानों की मदद करने का। हो सकता है वो आंदोलन ना करते हो लेकिन वो यात्राएं करते हैं, हो सकता है वो किसी प्रकार के हड़ताल ना करते हो, सड़क पर ना आते हो, पर वो सड़क पर चलते बहुत हैं, एक खेत से दूसरे खेत में पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। भंवर सिंह पीलीबंगा उनका नाम है और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार भंवर जी। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई साहब। कहाँ तक पहुंची यात्राएं आपकी? अभी चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर एक मॉडल फार्म तैयार कर रहे हैं। 150 एकड़ का चित्तौड़गढ़ में है और 300 एकड़ का जैसलमेर में है। जी पवन जी, एक समस्या आन पड़ी है अलवर जिले के और धौलपुर जिले के किसानों पर, भरतपुर संभाग के किसानों पर। इन्होंने प्याज बोया और प्याज बोने के बाद इस बरसात ने एक समस्या को जन्म दिया। उस समस्या का नाम है जलेबी रोग। उस जलेबी रोग के कारण लाखों की फसलें बर्बाद हो रही है, बीघा के बीघा खेत बर्बाद हो रहे हैं। क्या कोई तरीका है, कोई जैविक विधि है जिससे कि हम उसको सुधार सके? दो युवा अलवर के हमारे साथ आज बैठे हुए इस समस्या को लेकर वो आए कि हमारा मुद्दा आप राम राम सामने उठाएं और उसी सिलसिले में हमने आज आपको याद किया। राम राम साहब। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम। मैं आपको एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। ये प्याज के अंदर मूलतः जो अभी अगेती जो सर्दी वाला प्याज लगाया हुआ है, इस समय प्याज के अंदर जो ये समस्या आई है, इसके दो कारण है। एक तो जो अभी टेम्परेचर इस मौसम के अंदर सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर की ऊपर नीचे हुआ है, बारिश का हुआ है, बादलवाई हुई है, उसकी वजह से थ्रिप्स ने सबसे ज्यादा अटैक किया है जी। और किसान भाइयों से थ्रिप्स का कंट्रोल प्रॉपर नहीं हो पाया है जी, एक बात। दूसरा, इसके साथ साथ में ही फंगल इन्फेक्शन का जो सबसे बड़ा अटैक हुआ है जैसे ही किसी अपने शरीर के ऊपर जख्म लगता है, जख्म लगने के बाद में
ह्यूमिडिटी प्रेशर बनता है, उसके साथ में ही आप ये देखिए कि फंगल इन्फेक्शन तुरंत होता है जी। प्रकृति के अंदर बनने की प्रक्रिया और विघटन होने की प्रक्रिया जी, उसके अंदर फंगस का बड़ा योगदान है जी। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन और थ्रिप्स की वजह से ये बीमारी आई है, मूल बीमारी आने का मूल कारण ये है। अगर आपके पास में किसान भाई बैठे हैं तो आप उनसे ये पूछिए कि क्या थ्रिप्स का निदान उन्होंने प्रॉपर किया था। जी हाँ जी, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ कि जैसे अपन जो थ्रिप्स आई थी वो आप बता रहे हो, वो काफ़ी हद तक पहले थ्रिप्स आई थी, लेकिन थ्रिप्स आने के बाद भी जैसे बारिश शुरू हुई है तो हमने जो भी थ्रिप्स के निदान के लिए जो भी स्प्रे किए थे, ठीक है, वो स्प्रे इतने इफेक्टिव नहीं हो पाए, तो उस वजह से यानी कि ये रोग आगे से आगे बढ़ता रहा। क्योंकि अलवर में पिछले 15 या 20 दिन से लगभग कंटिन्यू बारिश हो रही है, जिसकी वजह से प्रॉपरली कोई स्प्रे भी नहीं दे पाते। स्प्रे देते हैं उसके 1 घंटे बाद ही बारिश शुरू हो जाती है, तो उसका कोई प्रॉपरली इलाज नहीं हो पाया। मैं बताता हूँ स्प्रे। देखो किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात है खेती करने का जो मैंने आज तक जो सीख पाया हूँ और जान पाया हूँ, खेती को अगर हम लोग टेक्निक तरीके से करेंगे, वातावरण और टेम्परेचर और ये सिस्टम ये मान करके चलिए, जो पहले थी कि जुलाई में बारिश आएगी और सावन का महीना लगेगा, उसके बाद में भादो लगेगा। अब ये पता नहीं है सावन का महीना कौन सा है, भादो का महीना कौन सा है। जी। हमें बड़ी समझदारी के साथ अगर खेती करेंगे तो हम प्रॉफिट से ले पाएंगे, अन्यथा नुकसान के अलावा हमें कुछ नहीं मिलने वाला है जी। तो मैं आपको बताता हूँ थ्रिप्स पैदा कहाँ से होती है। और थ्रिप्स अंडे के रूप से पैदा होकर के अपना पूरा जीवन चक्र बना करके और जो अपनी कार्रवाई जो मल मूत्र द्वारा छोड़ करके जाती है, उसकी वजह से जो फंगस क्रिएट होती है, इन सारी चीजों को आपको समझना होगा। और थ्रिप्स को मारने के लिए केमिकल के अंदर हमारे पास दवाइयां हैं, केमिकल का छिड़काव करते हैं, वो हम थ्रिप्स को मार रहे हैं, न कि उस अंडे को मार रहे हैं या अंडे को जन्म देने वाली उस कीट को मार रहे हैं। मेरी बात को समझना। उसके लिए हमारे को क्या करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा। मैनेजमेंट ये है कि हमें येलो ट्रैप लगाना होगा। एक आजकल ल्योर आ रहा है, जैसे फल मक्खी को हम लोग उसको आकर्षित करके खुशबू के द्वारा ल्योर के अंदर आ जाती है फल मक्खी, उसी तरीके से इंसेक्ट वाले कीड़ों के लिए भी एक प्रबंधन के लिए ल्योर आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर जितने भी स्किन पेस्ट के जितने भी कीड़े हैं वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। अब जैसे बारिश आ रही है तो आप उसके ऊपर ल्योर की व्यवस्था कर सकते हैं जी। येलो ट्रैप है, बारिश आ रही है, आप किसी भी लोहे के पिंपे के ऊपर चटक पीला कलर करके और उसको उसके ऊपर इस तरीके से कर दीजिए ताकि उसका जो ग्रीस वगैरह आप लगाए वो बारिश से ना हो। उसके ऊपर कोई पतरा रख दीजिए, कोई छाव कर दीजिए। ये व्यवस्थाएं कोई किताब में नहीं लिखी हुई है, हमें प्रॉपर खुद को करनी होगी ये सारी चीजें। इनसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बारिश आ रही है कंटिन्यू, आप खेत में छिड़काव नहीं कर पा रहे तो फिर किससे होगा? वो हमारे जो ल्योर वगैरह है वो उसको कंट्रोल करेंगे जी। फंगस के लिए आपको प्रॉपर फंगस के लिए मैं ये मानता हूं हमें 3 सुरक्षा लहर लेकर के खेती करेंगे तो हम जैविक खेती कर पाएंगे, अन्यथा जैविक खेती के अंदर किसान को मुनाफा नहीं मिलेगा। मेरे जैसे लोग हैं जो बढ़िया स्पीच दे देते हैं, बोल देते हैं कि मैंने 1 बीघा में इतने लाख कमाए, और उनके चक्कर में छोटे युवा किसान आकर के प्रभावित होकर के आ जाते हैं और बाद में जैविक खेती शुरुआत करते हैं और लास्ट के अंदर उसको रिजल्ट निकलता है नील। ये व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। आपको जैविक खेती के अंदर जैविक एजेंटों का सबसे पहले तो अपने देसी तरीके से जो हम लोग दवाइयां तैयार करते हैं उनका प्रयोग करो। उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फंगस के लिए आपके पास जैविक एजेंट है, उनका प्रयोग करो। सूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, उनका प्रयोग करो। उनसे भी प्रयोग में अगर आपसे सफलता प्राप्त नहीं होती है तो तीसरे लेयर के अंदर बोटनिकल दवाई भी बाजार के अंदर उपलब्ध है, उनका भी आप प्रयोग करें, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हमारी फसल बचना जरूरी है। जी 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 भंवर सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो अन्यथा वैसे ही हम 1-2 बार फेल होकर के वैसे ही खत्म हो जाएंगे, जैविक खेती वैसे ही छोड़ देंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भंवर सिंह जी। और आपने एक बात कही कि मुझसे प्रभावित होकर लोग जैविक खेती करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपसे प्रभावित होकर जब भी कोई जैविक खेती करता है तो उसको आप पूरी तरह से उसका समाधान करते हैं, उनकी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसी प्रकार के एक विशेषज्ञ हमारे साथ में DN शर्मा जी मौजूद हैं जो कि फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। राम राम साहब। राम राम साहब।
समस्या ये है शर्मा जी कि अलवर जिले के किसान इस समय परेशान हैं क्योंकि उनके खेतों में प्याज जो उन्होंने बोई थी उसमें जलेबी रोग लग चुका है। आप उस क्षेत्र के किसानों को, उसकी मिट्टी को, वहाँ की फसल को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के वातावरण को बहुत अच्छे से जानते हैं। जानना चाहता हूँ क्या कोई समाधान है इस चीज़ का, क्या कोई तरीका है जिससे कि इन किसानों को इससे निकाला जा सके। बड़ी खुशी हुई सर जी, आपने मुझे इस मौके पे याद किया और मैं किसानों की सेवा में हाजिर होने का मैं सभी किसानों का धन्यवाद देता हूँ। मेरे ख्याल से जहाँ तक हम घूमे हैं किसानों के खेतों में प्याज के लिए, तो अकेला जलेबी रोग ही नहीं है सर जी। इसमें एक नार तोड़ बीमारी बोलते हैं जो कि तने से फॉलर गिर जाती है और वो बिल्कुल 30 एंगल पे आ जाती है जी। तो मतलब जमीन के तट से होती हुई फॉलर बिल्कुल नीचे चल जाती है। एक तो वो रोग आया हुआ है जिसे नार तोड़ रोग बोलते हैं जी। दूसरा इसमें वायरस आया हुआ है जी। तीसरा इसमें ब्लाइट रोग से फॉलर जलने का बोलते हैं, ब्लाइट बोलते हैं, ऊपर से ब्लाइट रोग भी है जी। और चौथा इसके अंदर अभी फिलहाल फंगस बहुत ज्यादा है तो फंगस भी है जी। तो इसे सभी सबको मिला करके ये धीरे धीरे जलेबी रोग में परिवर्तित हो जाता है। क्या तरीका है, क्या ऐसा तरीका है जिससे कि इस रोग से मुक्ति पाई जा सके? कोई छिड़काव, कोई दवाई, कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसा जैविक विधि? थैंक यू सर। मैं ऐसा है सर, देखो जैसा हमने प्रैक्टिकल करके देखा है, अनुभव करके देखा है, काफी कंपनियों में किया है, काफी रिलैक्स महसूस हुआ है किसानों को जी। और हम चाहेंगे कि जो अच्छा प्रैक्टिकल हमारे सामने आया है उसके आधार पर सभी किसानों को बताएं जी, ताकि भी किसान करके देखे, काफी राहत मिलेगी। इसमें कंडीशन ये होती है कि 25% यदि किसान के अंदर वायरस फैल चुका है तो उसको कम से कम भी 2 से 3 स्प्रे करनी पड़ेंगी। यदि 50% से अब हो चुका है तो बहुत ही मुश्किल कंट्रोल में आना है जी। और यदि मान लो किसान के 5 से 10% में है तो किसान को वो वायरस के जो पौधे हैं उनको फाड़ के खेत से बाहर फेंक देने चाहिए जी। उसके अंदर जितना हमने प्रैक्टिकल किया है उस दवाइयों के आधार पे हमने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जिसको इंसेक्टिसाइड भी और फंगिसाइड दोनों पे अटैक करता है जी। और मतलब दोनों ही दवाइयां डाल के पौधे पे उस बीमारी पे अटैक करती है। क्या कॉम्बिनेशन है? क्योंकि समय शर्मा जी बहुत कम है इसलिए जानना चाहता हूँ क्या कॉम्बिनेशन है वो? कॉम्बिनेशन सर ये एक तो टूबाकोनाजोल एक फंगिसाइड का अच्छी क्वालिटी का है जिसमें 50% होती है जी। और उसके साथ में हम यदि लगाएं एक दवाई जैसे काइजोसिफोस जो है वो भी एक 25% में है तो इन दोनों को मिला के 2 कंपनियों का है। जैसे बाहर का तो नेटिव के नाम से भी आता है तो 10 ग्राम प्रति टंकी तो पड़ेगा ही जी। और एक इमिडाक्लोप्रिड 17.8 ये जड़ पे भी काम करती है और बच्चन मच्छी की जिसकी वजह से रोग आता है 10 ml ये पड़ेगी। और इसमें प्रोफोनाफॉस प्लस साइप्रोमेथ्रिन एक दवाई आती है उसको डालते हैं साथ में 25 से 30 ml जी। और उसके अलावा मैनकोजेब 75% 50 ग्राम पर टंकी और एक एंटीबायोटिक दवाई के साथ मिलाई जाती है। गोपाल जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी गोपाल जी। डॉक्टर साहब 3 ग्राम से 4 ग्राम तक डाल सकते हैं। शर्मा जी गोपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं बीच में। साहब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कई किसान मेरे सामने आया है कि कई किसान NPK का स्प्रे करना चाहते हैं, यूरिया डालना चाहते हैं, DAP डालना चाहते हैं, क्या ये चीज वास्तव में इफेक्टिव रहेगी या रिजल्ट दे पाएगी? गोपाल जी मेरी तरफ से आपको नमस्कार और मैं DM शर्मा हिसार से बोल रहा हूँ। मेरा कहने का ये था कि ये एक बीमार रोग है, इसमें फंगस आया हुआ है, इसमें कोई भी फर्टिलाइजर हाथ जोड़ के किसानों से विनती कि ना डालें। यदि उसमें डालेंगे तो वो घाव पे नमक और मिर्च का काम करेगा जिससे कि दवाई फंगल रुकने की बजाय बढ़ जाएगा। अच्छा। सभी किसानों से हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी फर्टिलाइजर जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, NPK जैसे पोटास, अभी मैं एक अलवर जिले के तिजारा साइड में आया हुआ था, किसान ने गलती से 1 बीघे में उसको करने के लिए 20 किलो पोटाश डाल दिया, पूरी प्याज ही खत्म हो गई। जी डॉक्टर साहब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपको। जी शर्मा जी गोपाल जी बहुत संक्षेप में पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, समय बहुत कम बचा। डॉक्टर साहब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये जो प्याज में ये जो नीचे से फालर जो गलने की बात आप बता रहे हो, ये वास्तव में फालर बारिश के पानी से ही गलती है क्या? हाँ जी, ये लंबे समय यदि मान लो बारिश और मौसम में धूप नहीं लगती है तो वो ये इसी वजह से लगती है क्योंकि लंबे समय तक यदि मतलब उसमें धूप नहीं लगेगी तो जी। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। अब वक्त है कृष्ण जी से बात करने का। कृष्ण जी काफ़ी लंबे समय से आप सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको सलाह दे रहे हैं, आपके माध्यम से अलवर ज़िले के उन किसानों को सलाह दे रहे हैं जो कि इस समय इस समस्या से परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ATV को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, जिन्होंने इतने एक्सपर्ट को फ़ोन कॉन्फ्रेंस पे जोड़ा और
सभी से मतलब सभी का डायरेक्ट मैंने सुना और जिससे यानी कि फसलों के काफ़ी समस्याओं के समाधान देखने को मिले हैं। मैं भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा टीम को, जिसकी वजह से मेरी समस्याओं को भी अवगत कराया गया है। मेरी समस्या क्या है कि पूरे अलवर जिले की, पूरे राजस्थान की समस्याओं से अवगत कराया गया है। बिल्कुल गोपाल जी, कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक ऐसी समस्या को लेकर हम तक पहुँचे जिससे कि हम उस बारे में लोगों से बात कर सके। इस एपिसोड को और भी आगे पहुँचाया जाएगा, लोग इसको देखेंगे, सरकार तक ये बात पहुँचेगी और अवश्य आपकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी एक्सपर्ट्स का, उन सभी विशेषज्ञ का जो कि आज हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने बताया, अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया कि हमारे किसान जो इस समय इस समस्या से जूझ रहा है उसे उससे निजात मिल सके। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक देखते रहिए A1 TV।